नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया का बीपीएससी 70वीं के लिए जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है उसके तहत जो टेस्ट पेपर थर्ड है, जो एक मॉडर्न हिस्ट्री का जिसमें क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है स्पेक्ट्रम बुक्स, उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस टेस्ट पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसके पहले 75 क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे और जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अभी हम लोग इस टेस्ट पेपर के बचे हुए आखिरी 75 क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 से। डिस्कशन से पहले एक डिस्क्लेमर, और यह है अपना क्वेश्चन नंबर 76। तो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, जो मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वर्धा योजना जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था उस पर है। यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह देखिएगा, यह योजना जो है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के चेयरमैनशिप में फॉर्मुलेट किया गया था। यह अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा नहीं हुआ था। किसके द्वारा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा की समिति के द्वारा हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन की समिति के द्वारा हुआ था। तो पहला पॉइंट आपको गलत है। दूसरा जो है आपको देखिए, इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। यह पॉइंट सही है। गांधी जी के जीवन का जो आखिरी अखबार था हरिजन, जो यंग इंडिया का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था, उसी हरिजन में गांधी जी ने शिक्षा के लिए बहुत बातें लिखी थी। उस पर प्रकाशित लेखों के आधार पर था। तो यह सही है, यह याद रखिएगा। उसके बाद इस योजना के तहत 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी। तो यह याद रखिएगा, 6 से 16 नहीं था, ये 7 से लेकर 14 था। ये कितना था? 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां वह मातृभाषा नहीं था, तो हिंदी की बढ़ावा देने की बात की गई थी। यह पॉइंट सही है। तो इसमें से आपको देखिए थर्ड गलत है और फर्स्ट गलत है। तो इसमें से सत्य कौन है? तो आपको सेकंड और फोर्थ जो है आपको सही है, कांग्रेस की वर्धा कमेटी के बारे में। उसके बाद है ब्रिटिशकालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोग समितियों पर विचार करें। तो यहाँ पर ब्रिटिशकालीन शिक्षा समिति है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपको वुड डिस्पैच आया था। वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में आया। वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए, वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए एजुकेशन कमीशन बनता है हंटर आयोग। यह कब बनता है? आपको हंटर आयोग जो है वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए जो बनाया जाता है वो है हंटर आयोग 1882-83 में। तो 1882-83 में वुड डिस्पैच को रिव्यू करने के लिए। उसके बाद देखिए हंटर आयोग के बाद आपको जो आएगा वो है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन जो है 1917 में। कहा इसमें सेडलर कमीशन 1917 में। सेडलर के बाद आएगा आपको फिर हार्टॉग समिति। हार्टॉग समिति 1929 में। हार्टॉग समिति फिर 1929 में। फिर सार्जेंट प्लान आएगा आपको 1944 में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले डब्ल्यू, फिर एच, फिर एस, फिर एच, फिर एस। तो ये श्रृंखला देखिए, एच से हंटर, एस से सेडलर, एच से हार्टॉग और फिर आपको सार्जेंट। हंटर, ये जो वुड डिस्पैच आपको याद रहेगा, जो 54 में वुड डिस्पैच आया था, उसको रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन बना, फिर आपको सेटलर बना, फिर एच से हार्टॉग बना और फिर आपको सार्जेंट बना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा। उसके बाद है वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो किसने अनिवार्य बनाया था? किस भारतीय रियासत ने दिया था? बड़ौदा के। बड़ौदा ने अपने रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। यह पॉइंट आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन जो हम आपको कल बताए थे, जो वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? यह आंसर हमने आपको बताया था, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यहाँ पर भी दिया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन याद रखिएगा जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं है, कल भी हम आपको बताए थे, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत जगह आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और नए इतिहासकार जो है वो नाम देते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, क्योंकि बंगाल से थे। लेकिन कल भी हम आपको बताते थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले पत्रकार नहीं थे। पहले पत्रकार जो थोड़ा सा ले गया था जेल, वो हम आपको शिशिर कुमार घोष का नाम बताए थे। लेकिन जिन्हें 4 महीने जेल में रहना पड़ा वो है बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, इस चारों ऑप्शन से जिसे कारावास की सजा हुई, शिशिर कुमार घोष, कल भी हमने आपको बताया था शिशिर कुमार घोष को कारावास की सजा नहीं थी। बाल गंगाधर तिलक को और उसके मित्र गोपाल गणेश अग्रकर, याद रखिएगा, एक गोपाल गणेश अग्रकर और बाल गंगाधर तिलक मिलकर आपको अखबार स्टार्ट किए थे केसरी और मराठा। दोनों आदमी को, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश अग्रकर, दोनों आदमी को 4 महीने की जेल की सजा होती है। कब? तो इनको सजा होती है 1882 ईस्वी में। तो 4 महीने की 1882 में, ये दोनों 1881 ईस्वी में अखबार स्टार्ट करते हैं और गोपाल गणेश अग्रकर और बाल गंगाधर तिलक को आपको 1882 ईस्वी में ही 4 महीने की सजा हो जाती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को जो सजा होता है वो होता है आपको 1883 में। तो अगर वैसे भी देखा जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1883 में जेल जाते हैं और बाल गंगाधर तिलक जो है आपको जेल जा रहे हैं 1882 में। 4 महीने के लिए गए, लेकिन गए तो जेल। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा यह होगा आपको बाल गंगाधर तिलक। यह याद रखिएगा, यह इसका क्या आंसर होगा? बाल गंगाधर तिलक। ये अपने मित्र के साथ, अगर इसी में नाम और रहता गोपाल गणेश अग्रकर तो उनका भी नाम होता। गोपाल गणेश अग्रकर और बाल गंगाधर तिलक में बाद में झगड़ा भी हो जाता। दोनों दोस्ती थे, दोनों अखबार से स्टार्ट साथ में करते हैं, लेकिन बाद में झगड़ा होता है। फिर वो एक अपना अखबार चलाते हैं, सुधारक अखबार चलाते। तो एक लंबी अलग कहानी है। तो यह भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसमें अगर आंसर देखा जाए तो ये इसका सही आंसर होगा, एक्यूरेट। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय है जिन्हें कारावास की सजा हुई है अपने मित्र गोपाल गणेश अग्रकर के द्वारा। तो गोपाल गणेश अग्रकर का इस ऑप्शन में नाम नहीं है।
तो 74 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यही फायदा है जैसे हम लोग जो यहाँ पर आप लोग को डिस्कशन करते हैं तो बहुत ही रिसर्च करके आपको बताते हैं, और जो 90% जो कोचिंग इंस्टीट्यूट सब है या ऑनलाइन जो है वो आपको कुछ भी आंसर देता है, उनका रिसर्च करके वो लोग नहीं देते, उनका भी सही रहता है लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग इतना रिसर्च नहीं करते जितना रिसर्च करके हम लोग आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हो गया जो बड़ौदा ने 1906 ईस्वी में पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। उसके बाद है विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की जो की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, यह 1925 में की गई थी। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो सेडलर आयोग के आदमी की सिफारिश, सेडलर आयोग आपको बताया 1917 में बना, सेडलर आयोग के बाद हार्टोग आयोग बनेगा, उसके बाद सार्जेंट आयोग बनेगा। तो सेडलर आयोग की सिफारिश पर इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड बनाया गया था 1925 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय किसान सभा, जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई, के प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अब यह भी क्वेश्चन देखिए, यह भी इस क्वेश्चन में भी आपको जो डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना है, जो 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा बना, वो अखिल भारतीय किसान सभा नहीं बना था। उस समय इसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। याद रखिएगा, जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बना था 11 अप्रैल 1936 को। बाद में इन लोगों को कांग्रेस से उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा था। जो यह अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो शाहजाहान सरस्वती और एनजी रंगा के द्वारा बनाया गया, उसका नाम था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस। लेकिन इनको बाद में कांग्रेस के प्रणाली से मोह भंग हो गया, लगा जो कांग्रेस किसान का कल्याण नहीं कर सकता है, तो इन्होंने अपने नाम के अंत में जो कांग्रेस शब्द था उसको हटा दिया, और फिर उन्होंने क्या कहा, अखिल भारतीय किसान सभा होगा, जिसका कांग्रेस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यह भी समझने वाली बात है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बना था ये 11 अप्रैल 1936 को, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? सहजानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी थे इंदुलाल याग्निक। नहीं, इंदुलाल याग्निक नहीं, गलत मैं बोल रहा हूँ, एनजी रंगा थे। बिहार के लीडर थे सहजानंद सरस्वती, आंध्र प्रदेश किसान नेता थे एनजी रंगा, और गुजरात में लीडर थे इंदुलाल याग्निक। तो आपको 1936 में 11 अप्रैल 1936 को जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बना, जो अपना नाम बाद में सभा रख लेता है, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो है आपको प्रेसिडेंट जो होते हैं सहजानंद सरस्वती, और सेक्रेटरी जो बनते हैं वो होता है एनजी रंगा। 1936 ईस्वी में ही आपको फिर फैजाबाद में, यह आपको देखिए जो इसका स्थापना हुआ यह 11 अप्रैल 1936 को हुआ। उसी साल 1936 में ही दिसंबर में 25 और 26 दिसंबर 1936 को ही फिर से अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। तो 1936 में दो सभा होती है अखिल भारतीय किसान सभा की, एक अप्रैल महीना में, एक दिसंबर महीना। और जब दिसंबर महीना में आपको सभा होता है तो उस समय आपको इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन बनते हैं? इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वह बनते हैं आपको एनजी रंगा, अर्थात जो दिसंबर मंथ में हुआ था दूसरा जो मीटिंग होगा, दूसरे मीटिंग में जो अध्यक्ष बनेंगे एनजी रंगा, और प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनेंगे एनजी रंगा, और सचिव बनेंगे सच्चिदानंद सरस्वती। तो अप्रैल मंथ में जो मीटिंग हुआ 36 में, उसके प्रथम अध्यक्ष है सच्चिदानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती अप्रैल मंथ में, और सचिव है एनजी रंगा। ठीक है, और दिसंबर मंथ में जो मीटिंग हुआ 1936 में, उसके अध्यक्ष है एनजी रंगा, और अध्यक्ष है एनजी रंगा, और सचिव है सहजानंद सरस्वती। तो 80 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आंसर पूछा, प्रथम पहले सचिव पूछा, प्रथम अध्यक्ष पूछा, इसका आंसर डी होगा। तो यह सही है। जनरली पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष और प्रथम सचिव, लेकिन इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा पूछने के स्टाइल में चेंज कर दिया, पहले पूछा प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष एनजी रंगा और सहजानंद सरस्वती सही है। तो यह भी आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं है? तो कृति आंदोलन। तो कृति आंदोलन का पूरा नाम है कृति किसान आंदोलन। तो यहाँ पर कृति किसान आंदोलन पंजाब में हुआ था, जिसे आपको रिवोल्यूशनरी पार्टी के जो लीडर थे, जैसे आपको भगत सिंह जुड़े हुए हैं। तेभागा किसान आंदोलन यह कहाँ हुआ था? तेभागा, तो यह आपको 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह जो हुआ है 1859 ईस्वी के आसपास बंगाल में हुआ है, नील रिवोल्ट। पबना कृषक विद्रोह, पबना कृषक विद्रोह यह भी आपको बंगाल में हुआ है, और यह कब हुआ था? तो पबना कृषक विद्रोह जो है 1873 से 1876 के बीच में, यह आपको बंगाल में हुआ। तो पबना 1873 1876, तेभागा 1946, नील विद्रोह जो है आपको 1859 में बंगाल में हुआ, और कृति किसान आंदोलन पंजाब की आंदोलन। याद रखिएगा कृति, यह 1926 से 1928-29 के आसपास में कृति किसान आंदोलन हुआ था। तो कृति किसान आंदोलन। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम। तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है आपको 1879 ईस्वी में, पहले दक्कन रिवॉल्ट होता है 1875 ईस्वी में, उसके बाद दक्कन कृषक राहत अधिनियम लागू किया जाता है कब? 1879 ईस्वी में। याद रखिएगा। बंगाल काश्तकारी अधिनियम, बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है आपको कब आता है? तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम जो है इसको टेनेंसी एक्ट कहते हैं, 1885 ईस्वी में था। टेनेंसी एक्ट 1885 ईस्वी में था। मालाबार टेनेंसी एक्ट, मालाबार टेनेंसी एक्ट जो है आपको 1929 ईस्वी में आता है। मालाबार में मोपला विद्रोह होता है, मोपला विद्रोह कब होता है? 1921 ईस्वी में होता है मोपला विद्रोह। उसके बाद मालाबार टेनेंसी एक्ट आता है 1929 ईस्वी में। बर्गदार अधिनियम, बारगेदार अधिनियम जो तेभागा मूवमेंट के बाद होता है, यह कब होता है? अधिनियम 1949 ईस्वी में होता है। तो इसमें से आपको सारा आंसर जो है सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। तो बर्गदार अधिनियम किसके बाद है? तेभागा जो आंदोलन हुआ था 46 में, उसके बाद
भारतीय सरकार के द्वारा 1949 में किया गया। मालाबार टेनेंसी एक्ट भी बताइए। मोपला विद्रोह बीपीएससी में पूछा था, जो मोपला विद्रोह किसके कारण हुआ? मोपला विद्रोह हुआ ऑफशूट ऑफ व्हिच रिवोल्ट? याद रखिएगा, खिलाफत विद्रोह के ऑफशूट था। ये बीपीएससी पूछा गया। इसका आंसर नेक्स्ट है, यह देखिए, केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया। सही है। जो स्थानीय किसान ज्यादातर मुसलमान थे और जो जमींदार वर्ग के लोग वो ज्यादा हिंदू थे। इन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने यहाँ पर बहुत ज्यादा उपद्रव मचाया था मोपला। और ये लोग इंस्पायर कहाँ से? तो खिलाफत मूवमेंट जो आपको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत जो स्टार्ट होता है, मूवमेंट जो स्टार्ट किया जाता है उसके तहत था। 1 अगस्त को ही आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है खिलाफत की बातों को लेके। 1 अगस्त को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो 3 पॉइंट को कंसीडर करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। उसमें से एक पॉइंट आपको खिलाफत का इशू भी था। तो ये खिलाफत की इश्यूज के कारण इन्फ्लुएंस्ड होकर जो मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, उसमें ज्यादातर किसान मुसलमान थे और जो जमींदार वर्ग के लोग थे वो ज्यादा हिंदू थे। तो केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया। सही है। वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर गए। उन्होंने एका आंदोलन चलाया। तो यह भी पॉइंट सही है। आपको 1921 में जो एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, यह भी किसानों का आंदोलन था। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट जो है आपको सही है। तो 83 का क्या आंसर देगा? ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर जो याद रखने की बात है, मोपला में ये मोपला लोग खिलाफत आंदोलन से इंस्पायर्ड थे। तो भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किनके द्वारा हुई? भारतीय कृषक संस्थान, तो एनजी रंगा। हमने आपको बताया, जैसे बिहार में सहजानंद सरस्वती फेमस किसान आंदोलन के लीडर थे, वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो किसान आंदोलन के लीडर थे वह कौन थे? एनजी रंगा। तो एनजी रंगा ने आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक कहा जाता है? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो नारायण मेघाजी लोखंडे को कहा जाता है। यह याद रखिएगा, नारायण मेघाजी लोखंडे को ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ठीक है। भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला ट्रेड यूनियन जो है वह मद्रास लेबर यूनियन, जिसकी स्थापना 1918 ईस्वी में बीपी बादिया की अध्यक्षता में की गई थी। तो याद रखिएगा, भारत में पहला ट्रेड यूनियन जो है आधुनिक पद्धति पर आधारित वह कौन है? तो यह है आपको मद्रास लेबर यूनियन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1918 ईस्वी में। साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है। उपयुक्त प्रसिद्ध कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय बहुत ही क्रिटिकल होते हैं ये कैपिटलिज्म के लिए, वे आपको रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट लीडर है। इनका एक बुक है कौन सा? यंग इंडिया। तो इन्होंने अपनी बुक में लिखा है साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब बना था? उसके बाद है ट्रेड यूनियन अधिनियम कब बना? और आपको जो है यहाँ पर अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। तो यहाँ पर जो है, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन तो 1922 में सी आर दास की अध्यक्षता में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो बनता है 1918 में बनता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में बनता है। ट्रेड यूनियन एक्ट जो है 1926 में पास किया जाता है। और ट्रेड यूनियन अधिनियम, जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आपको चाहिए, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में और ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है 1926 में। यहाँ पे बता देते हैं, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आपको 1929 में पास होता है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, और ट्रेड यूनियन अधिनियम जो है, ट्रेड यूनियन एक्ट, यह आपको 1926 में होता है। तो याद रखिएगा, पहले आपको ट्रेड यूनियन एक्ट बनता है 1926 में, उसके बाद 3 साल के बाद ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 में बनता है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 1929 में गठित राजकीय श्रम आयोग, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष बनते। तो 1920 से जैसे ही भारत के जो नेता लोग थे उन्होंने आपको लेबर इश्यूज को उठाया, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी एक कमीशन बनाया था लेबर की सिचुएशन को देखने के लिए। उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? तो जे एच वाइटली की अध्यक्षता में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट और पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस को के लिए एक आपको कमीशन बना था, जिसका था रॉयल कमीशन ऑफ लेबर। तो 1929 में किसकी अध्यक्षता में बना था? जे.एच. वाइटली की अध्यक्षता में बना था। ठीक है। तो सर दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब किया गया और किनके बीच हुआ? तो दिल्ली पैक्ट जो है यह आपको जो हुआ है यह 8 अप्रैल 1950, डेट है 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच में हुआ था। इस पॉइंट को लेकर तो सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली ने 8 अप्रैल 1950 से समझौता किया था। स्वतंत्रता की प्राप्ति और देश के विभाजन के दौरान शरणार्थियों की समस्या गंभीर समस्या हो गई थी। इस समस्या को समाधान तथा दोनों नवगठित देशों के बीच सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए आपको दिल्ली पैक्ट हुआ था 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच। याद रखिएगा। उसके बाद बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से है? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखिएगा, बटलर समिति 1927 जो है यह देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण के लिए हुआ था। तो देशी रियासतों के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का संबंध था, वो किस प्रकार का संबंध, उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो, उसके लिए बटलर समिति 1927 में बनाया गया था।
ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 93 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर जो मिलान कीजिए, तो एक समान संघ की नीति अर्थात 1765 से लेके 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो प्रिंसली स्टेट था, प्रिंसली स्टेट के साथ कैसा व्यवहार था। तो 1765 से लेकर 1947 तक प्रिंसली स्टेट के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का व्यवहार था, उसको 4 भागों में बाँटा गया। उसको 4 भागों में बाँटा गया। पहला जो था रिंग फेंस की पॉलिसी, पहला कौन सा? रिंग फेंस की पॉलिसी, जिसको घेरे की नीति कहते हैं। यह किसने स्टार्ट किया था? तो रिंग फेंस की नीति आपको स्टार्ट करने वाला है, यह है आपको वारेन हेस्टिंग। रिंग फेंस की नीति किसने स्टार्ट किया था? तो वारेन हेस्टिंग ने स्टार्ट किया था। और इसके तहत क्या प्रोविजन लाया गया था? इसके तहत जो प्रोविजन है, इसका टाइम पीरियड था आपको 1765 से लेके आपको जो है 1813, 1765 से 1813 ये हो गया रिंग फेंस की नीति। अब जो है 1813 के बाद जो नीति लाया गया है, उसको क्या करें? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट आइसोलेशन, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति। यह कब से कब तक है? 1813 से 1857। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का मतलब क्या है? जो आप हमसे, जो प्रिंसली स्टेट को बोला जाता था ब्रिटिश के द्वारा, आप हमसे दोस्ती कीजिए और हमसे बिना पूछे आप किसी से दोस्ती या दुश्मनी नहीं कर सकते, जिसको हम लोग सब्सिडी अलायंस भी के नाम से भी जानते हैं। तो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब आया है? 1813 से लेकर 1857। उसके बाद अध्ययनस्थ संघ की नीति, इसको क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन। पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन था आपको 1857 से लेकर 1935 तक। और 1935 में एक समान संघ की नीति बनाया गया था, जिसको 1935 से 1947 तक चलाया, जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। तो फेडरेशन की बातें हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जो फेडरेशन बना नहीं, वो अलग कहानी है। लेकिन 1935 से 1947 तक जो प्रिंसली स्टेट के साथ उनका ब्रिटिश का संबंध था, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? पॉलिसी ऑफ इक्वल फेडरेशन। तो यह भी संबंध जो है प्रिंसली स्टेट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, उसको याद रखना है। 1765 से 1813 तक रिंग फेंस पॉलिसी, 1813 से 1857 तक सबऑर्डिनेट आइसोलेशन। सबऑर्डिनेट भी है और जो प्रिंसली स्टेट है उसको आइसोलेट करके भी रखना है, ताकि वो किसी से दोस्ती या दुश्मनी करके ब्रिटिश के लिए परेशानी ना कर दे। और 1857 के बाद पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन बता दिया गया, जो आप हमसे कमजोर हैं, आपको जो हम बोलेंगे वही करना होगा। यह कब हुआ? 1857 से लेकर 1935। और 1935 में एक समान संघ की नीति, इक्वल फेडरेशन का कंसेप्ट लाया गया था, जो कभी लागू हुआ नहीं और देश हमारा आजाद हो गया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. रॉय। तो यह याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव जो थे, यह भारतीय संविधान सभा के क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। बर्मा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया था? तो याद रखिएगा, बर्मा के साथ 3 युद्ध होता है ब्रिटिश का। एक होता है 26 में, 1826 में, जिसके बाद ट्रीटी ऑफ यांडुबू होता है। उसके बाद आपको 1852 में होता है और 1885 में होता है बर्मा का। 1852 और 1885 में जो युद्ध होता है, उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता। उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। 26 में जो एग्रीमेंट होता है, उसका नाम ट्रीटी ऑफ यांडुबू है। 85 के बाद बर्मा को अपने क्या कहता है? ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में मिला लेता है। यहाँ पर है बर्मा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया? तो 1885 ईस्वी में किया गया। आंसर है ऑप्शन बी। जो तीसरा एंग्लो बर्मा वार होता है, उसके बाद ब्रिटिश जो है आपको बर्मा को भारतीय अपने एम्पायर में मिला लेता है 1885 में। उसके बाद है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। तो चीन द्वारा जो भारत पर आक्रमण होता है, कब होता है? 1962 में। चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब होता है? तो 1962 में होता है, जिसके बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। तो पहला जो है इसमें चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, तो 1962। उसके बाद यहाँ पर है बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन। तो बेलग्रेड में जो नॉन अलाइंड कंट्रीज का जो कॉन्फ्रेंस होता है, यह कब होता है? तो 1961 में। 1961 में नेहरू जी ने बोला था, जो हम नॉन अलाइंड, हम किसी से न झगड़ा करेंगे, न दोस्ती करेंगे, लेकिन इसी पर अटैक हो जाता है 1962 में। याद रखिएगा, बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन 1961 में होता है। उसके बाद आपको बांडुग कॉन्फ्रेंस जो है, यह आपको 1955 में होता है, 55 में होता है। और आपको यह जो कोरियाई युद्ध है, इन्विजन आपको कोरियाई युद्ध, जो कोरियन वार, यह आपको कब होता है? कोरियन वार 1952-53 में होता है। तो 52-53 में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पर कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो याद रखिएगा, जो बेलग्रेड में आपको गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन हुआ था, आपको बताया 1961 में हुआ था। इसमें कुल कितने देशों ने भाग लिया था? कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कुल 26 सदस्यों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, कुल 26 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। देखिए, सितंबर 1961 में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन बेलग्रेड यूगोस्लाविया में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 25 अफ्रीकाई, एशियाई देश और एक यूरोपीय संघ के देश ने सदस्य के रूप में भाग लिया था। अर्थात कुल 26 देशों के ने सदस्य के तौर पर यहाँ पर भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद है भारत और अमेरिका के बीच आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इंडिया और अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, यह कब हुआ है? तो 1963 ईस्वी में हुआ है। 1963 ईस्वी में हुआ है, आपको नॉन मिलिट्री पर्पज के लिए, अर्थात सिविलियन पर्पज के लिए जो न्यूक्लियर डील हुआ था, वह हुआ था आपको 1963 में।
भारत में प्रथम आम चुनाव 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किया गया। भारत में पहला आम चुनाव कब है? 1951 से 52। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। इनमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? तो इसमें 14 राष्ट्रीय दल थे। याद रखिएगा, इसमें कितने राष्ट्रीय दल थे? तो इसमें 14 राष्ट्रीय दल उस समय थे। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स एगस्टस हिक्की द्वारा 1880 ईस्वी में प्रकाशित किया गया द बंगाल गैजेट। तो यह याद रखिएगा, पहला समाचार पत्र जो है भारत का कब प्रकाशित किया जाता है? तो 1780 ईस्वी में जेम्स एगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित होता है। इससे पहले भारत में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करने का कोशिश किसने किया, यह आप लोग जानने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग भारत में समाचार पत्र के जब इतिहास पढ़ते हैं, भारत में समाचार पत्र का इतिहास पढ़ते हैं, तो इतिहास जो है जेम्स एगस्टस हिक्की से स्टार्ट नहीं होता है। भारत में समाचार पत्र का इतिहास विलियम बोल्ट से स्टार्ट होता है, जो कोशिश किया था स्टार्ट करने का, लेकिन उसको भेज दिया जाता है लंदन। तो जो पहला कोशिश किया उसका कोशिश सफल नहीं हुआ। तो लेकिन जो जिसने कोशिश किया और सफल भी हुआ अखबार प्रकाशित करने में, उस आदमी का नाम है जेम्स एगस्टस हिक्की, जो 1880 में प्रकाशित किया द बंगाल गैजेट। सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में उसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया था। तो यह सही है, इसको जेल में डाल दिया जाता है। जो जेम्स एगस्टस हिक्की, देखिए यह भी अगर पूछा जाए कि किसको पहली बार जेल में डाला गया था पत्रकारिता के लिए, तो यही आदमी हो जाएगा जिसने पहला अखबार निकाला, उसी को आपको जेल में डाल दिया गया था। लेकिन भारतीय अगर पूछा जाए तब होगा बाल गंगाधर तिलक, जिसको जेल में डाला गया। तो जो भारत का पहला अखबार है जेम्स एगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गैजेट, इसको यह जो है आपको वारन हेस्टिंग जो था उसके खिलाफ, उसके ऑफिसर सबके खिलाफ बहुत बातें लिखने लगा था, जो कितना करप्ट है। यह भी खुद ब्रिटिशर्स था, और ब्रिटिश में क्या कैसे एक्सप्लॉयटेशन करा इसको सब कुछ पता था। तो ये ब्रिटिशर्स होने के कारण ब्रिटिशर्स का सारा करप्शन की बातें, उसकी प्राइवेट बातें लिखने लगा था, इसलिए इसको जेल में डाल दिया गया और इसके अखबार को बंद कर दिया गया। इसको बंद करना पड़ा, जेल में डाल दिया गया, इसके बीवी बच्चे सब भूख से मरने लगे थे, तो इसका अखबार बंद हो गया। तो सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया के कारण 1882 में इसका मुद्रणालय जब्त कर लिया गया था। यह भी पॉइंट आपको सही है। इसमें कर सत्य कथन का, अच्छा ये 1882 डेट गलत है, ये 1782 होगा। हमने आपको बताया पहला कब है? 1780 में स्टार्ट हुआ और 2 साल के अंदर में ही इनकी कहानी खत्म कर दी गई जेल में डाल करके। तो 1782 दोनों कथन यहाँ पर गलत है, क्योंकि डेट आपको गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अगला है भारतीय प्रेस के विनिमय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समाचार पत्रों का क्षेत्रण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्र पर सेंसर लगा दिया गया। याद रखिएगा, जो लॉर्ड वेलेस्ली जो है सेंसरशिप एक्ट पहली बार लगाता है सभी समाचार पत्र पर, जिसके तहत क्या था, समाचार पत्र पर नाम लिखना था कि समाचार कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, इसको लिखने वाले कौन है, किस लोकेशन से हो रहा है, तो सारा इंफॉर्मेशन समाचार पत्र अभी भी देखिएगा अखबार पर लिखा रहता है, जो ये समाचार कहाँ से प्रकाशित हो रहा है, इसके एडिटर कौन है, तो ये सब इंफॉर्मेशन देना, इसी को क्या कहते हैं? सेंसरशिप एक्ट। तो सेंसरशिप एक्ट सबसे पहले 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लगाया था। तो यह पॉइंट से चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में समाचार पत्रों का प्रक्षेत्रण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया। इसी कारण मेटकाफ को समाचार पत्रों की मुक्तिदाता कहा जाता है। तो यह गलत है। चार्ल्स मेटकाफ ने 1835 में समाचार पत्रों का जो रजिस्ट्रेशन था उसको खत्म किया था, यह पॉइंट सही है। लेकिन चार्ल्स मेटकाफ जो है यह 1799 के एक्ट को खत्म करने के लिए नहीं था। 1799 में जो आपको सेंसरशिप एक्ट आया था उसको 1818 में खत्म कर दिया गया। लेकिन 1823 ईस्वी में फिर से आपको एक लाइसेंसिंग एक्ट आता है जॉन एडम्स के द्वारा। जो 1827 में जॉन एडम्स के द्वारा लाइसेंसिंग एक्ट आता है, इस लाइसेंसिंग एक्ट को आपको चार्ल्स मेटकाफ 1835 ईस्वी में खत्म करता है। उस लाइसेंसिंग एक्ट को खत्म करने के कारण चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस कहा जाता है। तो 1823 के जो नियम था लाइसेंसिंग एक्ट को खत्म करने के लिए चार्ल्स मेटकाफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर कहा जाता है। तो आंसर इसका सेकंड गलत है, क्योंकि चार्ल्स मेटकाफ ने आपको 1799 के नियम को खत्म नहीं किया था, वो 1827 के नियम को मॉडिफाई किया था। तो सेकंड जो है गलत है। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 द्वारा सरकार ने बिना अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1857 द्वारा सरकार ने बिना रजिस्ट्रेशन के मुद्रणालय रखना और इसका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया था। तो यह भी याद रखिए, जो अवैध घोषित जो किया गया था 1857 के युद्ध के समय, तो यह भी पॉइंट आपको सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको C1 और थर्ड जो है सही है। तो इसमें बाय लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट इलीगल टू कीप एंड यूज द प्रिंटिंग प्रेस विदाउट ए लाइसेंस। तो लाइसेंसिंग एक्ट जो आपको खत्म कर दिया गया था चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा 1857 के जो विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह के दौरान के लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1857 फिर से लागू किया गया था। लाइसेंसिंग एक्ट जो फिर से लागू किया गया था, यह आपको टेम्पोररी नियम था। जैसे ही आपको 1857 का विद्रोह खत्म हुआ, तो यह लाइसेंसिंग एक्ट फिर से यह नियम जो है बंद हो गया था। तो यहाँ पर आपको सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिक का भी एक दल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया। इस दल को क्या नाम दिया गया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी ने आपको स्त्री सैनिकों का भी दल गठित किया था, उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। रानी झांसी रेजिमेंट स्त्री दलों का था, याद रखिएगा। उसके बाद वर्नेकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह अधिनियम 1878 में देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए लाया गया था। तो यह याद रखिएगा, वर्नेकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। तो यह पॉइंट सही है। इससे पहले जो भी प्रेस को कंट्रोल करने के लिए नियम बना है, जैसे 1799
1823, 1835, 1857, 1867, वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था कि ये अखबार इंडियन पब्लिश कर रहा है कि ब्रिटिशर्स पब्लिश कर रहा है। लेकिन 1878 ईस्वी में पहली बार ऐसा हुआ, जो प्रेस का जो एक्ट था वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, और ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जो अखबार इंग्लिश में पब्लिश हो रहा है कि हिंदी में पब्लिश हो रहा है, हिंदी इंग्लिश में पब्लिश हो रहा है कि लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हो रहा है। जो लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हो रहा था उसके एडिटर को बोला गया, जो आप बॉन्ड भरिए, जो आप कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसी बातें नहीं लिखेगा जिससे गवर्नमेंट को बुरा लगे। तो गवर्नमेंट के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखने के लिए यह वर्निकुलर प्रेस एक्ट एडिटर पर दबाव बनाना था। तो यह याद रखिएगा, यह अभी आपको 69 बीपीएससी में भी पूछा गया वर्निकुलर प्रेस एक्ट, अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। जिला दंड नायकों को देशी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। तो यह भी पॉइंट सही है। जो जिला अधिकारी थे उसको अधिकार था जो देशी अखबार में जो छप रहा है वह सरकार की बड़ाई के लिए छप रहा है या सरकार का बुराई कर रहा है। अगर सरकार का बुराई कर रहा है तो उसको एडिटर को जेल में डाल दो। तो यह वो था। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार में परिवर्तित हो गया था। यह पॉइंट सही है। अमृत बाजार पत्रिका जो सुशील कुमार घोष द्वारा 1868 में जो स्टार्ट हुआ था अमृत बाजार पत्रिका, वो रातों रात अंग्रेजी भाषा में यह कन्वर्ट हो गया था। इसे 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया। तो यह याद रखिएगा, इसे 1882 में ही लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया। चारों पॉइंट सही है। एडिटेरिया ने जो यहाँ पर लिख रहा है, जो ये 1882 में नहीं हुआ, ये 1881 में हुआ, तो एडिटेरिया जो है आपको क्या कर रहा है, गूगल से आंसर देख के छाप रहा है। गूगल में आंसर कुछ भी लिख देता है। गूगल में जो आजकल बहुत सारे ऑनलाइन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं, वो आंसर कुछ भी छाप देते हैं। उनको रिसर्च करने से मतलब है नहीं। विद्यार्थी को सही इन्फॉर्मेशन दे कि गलत इन्फॉर्मेशन दे, उनको कोई मतलब नहीं है। वो आंसर कुछ भी लिख देंगे। तो आपको गूगल और ऑनलाइन के ज्यादातर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उस पर विश्वास नहीं करना, आपको बुक पर कोई भी चीज विश्वास करना है। तो बुक में आप कहीं भी देखिएगा तो आपको मिलेगा 1882 ही डेट। जो 1878 का जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट था, जो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, उसको 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया था। 1882 सही डेट है। यहाँ पर एडिटेरिया जो है आपको लिख रहा है 1881, जो एकदम गलत है। तो समझ गए, ये 1881 नहीं है। एडिटेरिया भी लग रहा है बाइजू। सबसे ज्यादा जो आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है और रैंडम इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बाइजू के साइट पर मिलता है। तो बाइजू के साइट का अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो आप गड़बड़ सिचुएशन में, उसका इन्फॉर्मेशन आधा अधूरा और कुछ भी रहता है। तो यह भी एडिटेरिया यहाँ पर बाइजू से ही कॉपी कर लिया 1881, जो गलत है। याद रखिएगा, यह वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा निरस्त किया गया। यह सही बात है। इसमें से चारों पॉइंट सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का सही घटनाक्रम बताएं। तो महाराष्ट्र में कर नो अदायगी अभियान कब चला? कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान, गणपति उत्सव का प्रारंभ, पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकारी प्रयासों का समर्थन। तो यह याद रखिए, पूना में जो प्लेग से निपटने के लिए, तो पूना में प्लेग का जो इंसिडेंट होता है यह कब होता है? 1897-98 के आसपास। इसी में कैप्टन रेंट को गोली मारा जाता है चक्कर ब्रदर्स के, यह तो आपको मालूम होगा। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 1893 ईस्वी के आसपास। तो यह सब तो आपको याद रखना होगा, थोड़ा सा कहानी का बैकग्राउंड। जो एग्जैक्ट डेट याद न रहे, 1893 था कि 1893, लेकिन यही इतना डेट तो आपको मालूम होना चाहिए। 1893 में यह जो है क्या हुआ था, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था यहाँ पर शिवाजी फेस्टिवल और गणपति फेस्टिवल। उसके बाद जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है महाराष्ट्र में नो टैक्स जो स्टार्ट किया गया था, बाइकॉट फॉरेन गुड्स। तो ये 1896 में बाइकॉट जो है कपास को उत्पाद किए जाने के विरोध में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान। तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान जो है इसमें लिखा गया है आपको 1896। ठीक है, ये भी डाउटफुल है, ये बता रहे, ये 1896 एडिटेरिया बता रहे, लेकिन मुझे डाउट इस पर। उसके बाद तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल 1896 में और गणपति। महाराष्ट्र में नो टैक्स अभियान जो चला है 1896, ये स्टार्टेड नॉन 1896। ठीक है, 96-97। तो इसमें सही जो है सबसे पहला थर्ड हो जाएगा, तो सी या बी हो सकता है। और आपको सबसे लास्ट में जो हुआ है पूना प्लेग, तो इसका आंसर जो है बी तो सही है। जो सबसे पहले इस चारों में से आपको गणपति उत्सव 1893 में पूना प्लेग वाला जो हुआ है, और इसमें महाराष्ट्र में आप कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार अभियान शुरू हुआ है, और महाराष्ट्र में कर नो अदायगी अभियान जो है आपको स्टार्ट हुआ है 1896। तो यह आंसर जो है इसका भी बी तो सही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट है कपास वाला और महाराष्ट्र में। ये हम आपको कल या अगली क्लास में बताएंगे। अभी याद रखिए जो इसका बी आंसर सही। तो 1896 में कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने के विरोध में यहाँ हुआ था। 1896-97 में नो टैक्स स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेजा गया था। तो यह भी पॉइंट आपको सही है, बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में रंगून भेजा गया था। शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रेंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। तो शिवाजी महोत्सव के समय जो है तिलक द्वारा जो बाल गंगाधर तिलक ये समझाना चाह रहे थे जैसे शिवाजी जो है अफजल खां की हत्या किया था। अफजल खां कौन था? बीजापुर के सुल्तान के द्वारा अफजल खां को भेजा गया था शिवाजी को पकड़ने के लिए।
और अफजल खान को बोला गया था जिंदा या मुर्दा शिवाजी को पकड़ के लाओ। शिवाजी को पता चल गया जो अफजल खान बीजापुर के सुल्तान के द्वारा भेजा गया है और हमको जिंदा या मार के ये ले जाएगा। शिवाजी जो है अफजल खान को जबरदस्ती अफजल खान को डिप्लोमेसी के तहत बुलाता है एक रूम में और अफजल खान को मार देता है। यह कहानी है शिवाजी की। तो जिस तरीके से शिवाजी ने एक बदमाश आदमी को मारा, उसी तरीके से तिलक यह समझाने की कोशिश कर रहे थे भारतीय लोगों को कि अगर कोई बदमाश है तो आप उसकी हत्या कर सकते हैं। हत्या करना गलत काम नहीं है अगर आप किसी गलत आदमी को मार रहे हैं। तो ये मर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी जस्टिफिकेशन के आधार पर जो आपको चेपकर ब्रदर्स थे, 3 चेपकर ब्रदर्स जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने जो प्ले कमिश्नर रैंप की हत्या कर दिया था, प्ले कमिश्नर रैंप की हत्या कर दिया था, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बाल गंगाधर तिलक को रंगून भेज दिया। तो यह पॉइंट सही है, आपको बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ा सा बता दिए, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। इसके द्वारा लॉर्ड रिपन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया। तो यह भी पॉइंट आप तो याद रखिएगा। इसके तहत 1910 के सभी नियम को पुनर्जीवित किया गया। लॉर्ड डिवाइड बाय इंडियन प्रेस एक्ट, डिस्कस्टिंग लॉर्ड 1800 डिवाइड बाय इंडियन प्रेस एक्ट 1910 बाय ऑल दिस लॉर्ड रिपन। अच्छा, रिपन यहाँ तो देखिए 1878 में लॉर्ड रिपन का तो ये अर्थ था नहीं। लॉर्ड रिपन जो आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनकर, ये तो 1880 में आता है। 1878 में कौन है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो इस समय है आपको 1876 से लेकर 1880 तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो है लॉर्ड लिप्टन, जो सबसे बदमाश होता है। लॉर्ड रिपन बहुत अच्छा गवर्नर होता है और लॉर्ड लिप्टन बहुत बदमाश होता है। तो 1878 में जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आया था वो लॉर्ड लिप्टन के द्वारा लाया गया था। उसके द्वारा लॉर्ड लिप्टन के 1878 के अधिनियम को सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। तो यहाँ लॉर्ड लिप्टन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड रिपन शब्द यूज किया गया है। ठीक है। सरकार को अखबारों के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। तो रजिस्ट्रेशन रद्द करने का भी अधिकार दिया गया 1910 में। यह पॉइंट सही है। आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आजादी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो यह भी पॉइंट सही है। जो ज्यादा से ज्यादा एडिटर सब पर फाइनेंशियल बर्डन दिया गया, तो जो लोकल रीजनल एडिटर था उस पर ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन देकर यह कोशिश किया गया कि यह न्यूज़पेपर पब्लिश ही न कर पाए। तो यह भी पॉइंट सही है। आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आजादी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो सेकंड और थर्ड सही है। इसमें से असत्य कौन सा है? कौन सा कथन असत्य है? तो एक असत्य, क्योंकि यहाँ लॉर्ड रिपन शब्द दिया। अगर यहाँ लॉर्ड रिटर्न शब्द ले देता तो यह तीनों सही हो जाता। उसके बाद हम जो वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो प्रेस समिति का गठन आपको तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में हुआ। तो 1908 और 1910 में जो प्रेस अधिनियम बना था उसको खत्म करने का सिफारिश किसने दिया था? 1921 की अध्यक्षता में तेज बहादुर सप्रू ने दिया था। तो तेज बहादुर 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 और 1910 के अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की। तत्पश्चात इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। 1908 1910 के अधिनियम को रद्द करने के लिए 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति बना था। उसके बाद देखिए वारेन हेस्टिंग ने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन द्वारा किया गया। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है, जो वारेन हेस्टिंग ने 1784 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, तो यह एकदम गलत है। और एडुटेरिया जो एक्सप्लेन कर रहा है, जो 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, यह उससे भी बड़ा गलत है। 84 में भी स्थापना नहीं हुई और एडुटेरिया जो 81 का डेट दे रहा है, यह भी एडुटेरिया आपको कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर लिया है। इनका भी रिसर्च वर्क नहीं है। तो यह याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग जो आपको कलकत्ता मदरसा बनाता है, यह 1780 में बनाता है। एग्जैक्ट डेट कौन सा है? 1780। आज के डेट में आप लोग को बताते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक आंसर जो आपको मिल रहा है वो मिला है घटना चक्र में। याद रखिए, घटना चक्र का जो बुक है आज के डेट में बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वो बहुत ही रिसर्च करके सारे आंसर को लिख रहा है। तो किसी पर विश्वास करें तो अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार घटना चक्र में चेक कीजिए। घटना चक्र वाले जो बुक छाप रहे हैं वो बहुत ही डेट सब ऑथेंटिक रिसर्च करके उस पर है। आप घटना चक्र पर 90% विश्वास कर सकते हैं, 99% विश्वास कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। यह पॉइंट एकदम सही है, ये एकदम रिसर्च वर्क है। 81 में नहीं है, कुछ कुछ अच्छे बुक में भी 81 है और ऑनलाइन तो सब जगह गूगल भी बोलता है 1781, क्योंकि गूगल भी तो कहीं से खुद गूगल रिसर्च तो करता नहीं, किसी भी वेबसाइट से गूगल आपको रेफरेंस दे देता है। तो गूगल पर विश्वास नहीं करना है पढ़ने के समझ में, हमको ऑथेंटिक बुक पर विश्वास करना है। गूगल ऑथेंटिक नहीं है। वारेन हेस्टिंग ने 1780 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, याद रखिएगा। 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया। यह पॉइंट आपको सही है। वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। सॉरी, यह सही है। देखिए, भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे पहली बार कब बना? 1772 में। वारेन हेस्टिंग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पोस्ट बनाया गया। ये जो वारेन हेस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा था, इसको कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था। उसका एक अलग कहानी है, उतना नहीं समझा। पहली बार लॉर्ड वेलेस्ली ने सोचा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन रहा है, इंग्लैंड से जो आदमी आके भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना, डीएम बना, कलेक्टर बना,
उसको भारत के बारे में कुछ पढ़ा लिखा देते, भारत की भाषा के बारे में, भारत का हिस्ट्री के बारे में कुछ तो ट्रेनिंग हो, तब वो भारत में अच्छा तरीके से काम कर पाएगा। इसके लिए वह पहली बार एक कॉलेज बनाता है 1800 में, आपको फोर्ट विलियम में कॉलेज बनाता है, जो 1802 ईस्वी में बंद कर दिया जाता है। तो ये जैसे भी जो भी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनिएगा, आईएएस बनिएगा तो मसूरी में जाइएगा भारत के बारे में पढ़ने के लिए, बीपीएससी क्वालिफाई कीजिएगा तो गया में जाइएगा पढ़ने के लिए। उसी तरीके से आपको लॉर्ड वेलेस्ली जो है 1800 ईस्वी में जो विदेश से लंदन से आ रहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब आपको बन के उसको यहाँ पर शिक्षा दीक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आपको कॉलेज बनाया गया था, जिसको 2 साल के बाद ही बंद कर दिया था। तो वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने सैनिक अधिकारियों नहीं, सिविल सर्वेंट की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम में कॉलेज बनाया था। तो थर्ड सही है, आपको सेकंड सही है, फर्स्ट गलत है, लेकिन गलत इसलिए है कि ये 1780 में कलकत्ता मदरसा बना था। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी हो जाएगा। तो इसमें से यहाँ क्या दिया है, यहाँ सैनिक अधिकारियों के लिए नहीं था, यह आपको सिविल सर्वेंट, तो थर्ड भी गलत हो गया, थर्ड गलत है, फर्स्ट गलत है, इसमें से सही केवल सेकंड है, सेकंड जो है वह सही है। ठीक है, उसके बाद एंग्लो प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? जो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन दे कि भारत के लोगों को वेद पुराण ही पढ़ाते हैं। तो एंग्लो प्राच्य विवाद जो है शिक्षा प्रदान करने के आर्थिक मुद्दे, शिक्षण स्थापनाओं के संबंध में शिक्षा प्रदान करने की भाषा से संबंधित था। जो 1823, देखिए आपको हम लोग को मालूम है 1813 में चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार यह प्रोविजन किया गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कम से कम 1 लाख रुपया एजुकेशन पर डेवलप करेगा, एजुकेशन पर खर्च करेगा। अब 1813 में यह आ गया कि 1 लाख रुपया एजुकेशन को प्रमोशन पे खर्च करना। अब यहाँ पर डिबेट हुआ कि किस प्रकार के एजुकेशन को प्रमोट करना। तो 1827 में तक यह डिबेट होता रहा कि यहाँ पर लोगों को वेद पुराण पढ़ाएं कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, और पढ़ाएं तो किस भाषा में पढ़ाएं। तो इसी जो डिबेट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आंग्लो प्राच्य विवाद कहते हैं। एंग्लो प्राच्य विवाद था जो भारत को अंग्रेजी भाषा में शिक्षण दे कि हिंदी, तमिल, तेलुगु में दे। तो यह फाइनली यह डिबेट जो है किसके द्वारा खत्म होता है? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा 1835 के मिनट के द्वारा खत्म होता है, जिसमें यह डिसीजन होता है कि भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की जरूरत है और भारत में फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस पढ़ेगा विद्यार्थी, यहाँ पर संस्कृत वेद उपनिषद की पढ़ाई सरकार नहीं कराएगी। तो यह जो है आंग्लो प्राच्य विवाद किससे संबंधित था? तो यह था शिक्षा प्रदान करने की भाषा से संबंधित। तो यह कब का कहानी है? तो यह 1827 का कहानी है। यह डिबेट कब खत्म होता है? 1835 में यह डिबेट खत्म हो जाता है। उसका मैकॉले का स्मरण पत्र 1835 जो है, मैकॉले ने जो बताया था जो भारत में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ाने की जरूरत है, उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की। यह पॉइंट सही है। पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं तक पहुंचाना, उसे अधोगामी प्रमोशन के नाम से जाना जाता है। तो मैकॉले ने यह कहा जन साधारण को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मैकॉले को कहना था अंग्रेजी शिक्षा कुछ गिने चुने लोगों को देंगे, और ये गिने चुने लोग जो है दूसरे जो आम आदमी को बताएगा जो देखो इंग्लिश एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैकॉले के अनुसार कुछ ही गिने चुने लोगों को पढ़ाने की बात थी। आम आदमी को शिक्षा देने की बात जो पहली बार किया है वह है वुड डिस्पैच। 1854 में जो वुड डिस्पैच आएगा वह कहेगा जो सब लोगों को पढ़ाओ। लॉर्ड मैकॉले को कहना था कुछ ही लोगों को अंग्रेजी शिक्षा देना है, बाकी लोगों को मूर्ख रखना है। यह जो कुछ लोग है, यह लोग जो है क्या करेगा, बाकी आम आदमी को सिखाएगा जो इंग्लिश एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंस है या जो वेस्टर्न एजुकेशन क्या है। तो मैकॉले के अनुसार कुछ गिने चुने लोगों को ही पढ़ाने की बात की थी, और ये गिने चुने लोग जो है यह आपको आम लोगों को फिर ज्ञान देगा, जिसको क्या था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। अर्थात मान लीजिए किसी गांव में 5 लोग पढ़ लिया, तो ये 5 लोग जो है उस गांव के और 200 लोग को पढ़ाएगा। तो यह हो गया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो यह था आपको मैकॉले का, इसमें केवल पहला पॉइंट आपको सत्य है। ठीक है, उसके बाद चार्ल्स डिस्पैच की संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चार्ल्स डिस्पैच सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो आपको 1854 में आया था, उससे संबंधित कौन सा पॉइंट सही है? तो याद रखिएगा चार्ल्स वुड का जो है यह था जो सरकार जो है जन साधारण, अभी हम आपको बताएं जो मैकॉले बोला था जन साधारण को पढ़ाने की सरकार की जरूरत नहीं है। मैकॉले बोला था केवल कुछ लोगों को पढ़ाओ लिखो, जो टैलेंटेड है, बहुत अमीर आदमी है, उसी को शिक्षा देने की जरूरत है। अभी वही हो रहा है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वही पढ़ पाएगा। सरकार द्वारा जन साधारण की शिक्षा को उत्तरदायित्व स्वयं वहन करना चाहिए। किसने कहा? वुड डिस्पैच। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन वुड डिस्पैच को कहते हैं, मैकॉले को नहीं कहते हैं। उसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी और स्कूल स्तर की शिक्षा का माध्यम देसी भाषा को बनाने का सुझाव दिया। यह भी बात सही है। मैकॉले बोला था अंग्रेजी पढ़ाओ खाली, और बड़े लोगों को, धनी आदमी को पढ़ाओ। उसने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की बातें की थी। याद रखिएगा, उसने सरकारी स्कूल में कहा जो सेकुलर ज्ञान देना, सरकारी स्कूल। प्राइवेट एजुकेशन, जो प्राइवेट कोई आदमी है वो अपने घर में कुछ भी पढ़ाए, वेद पुराण पढ़ाए, उससे कोई सरकार को कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूल में जो है आपको वेद पुराण की पढ़ाई नहीं होगा, बाइबल पुराण का पढ़ाई नहीं करवाया जाएगा। तो ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि उसने प्राइवेट स्कूल पर मना नहीं किया था। गवर्नमेंट स्कूल पर कहा, गवर्नमेंट स्कूल में जो है केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का होगा, वेद पुराण नहीं पढ़ाएंगे। उसने स्त्री शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया था। तो डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन सही है। इसमें सी गलत है, क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन जो था उसको मना नहीं था। प्राइवेट एजुकेशन जो है आप वेद पुराण पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट एजुकेशन में सेकुलर एजुकेशन की का कोई जरूरत नहीं था। ठीक है, उसका सी हो जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था? तो रॉयल टाइटल्स अधिनियम जो पारित हुआ था यह 1876 में हुआ था। यह भी आपको बीपीएससी पूछ चुका है। बीपीएससी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यह मत समझिएगा बीपीएससी का किसी भी स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन का क्वालिटी आजकल बहुत अच्छा हो गया है, और यूपीएससी से भी टैलेंटेड क्वेश्चन से बीपीएससी पूछने लगा।
तो यह भी बीपीएससी एक बार पूछ चुका है। जो रॉयल टाइटल्स का कब पारित किया गया था, तो ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम आपको 1876 में पारित किया था, जिसके तहत जो रानी विक्टोरिया थी उसने केसरी हिंद का उपाधि धारण किया था। केसरी हिंद का उपाधि कब इसने धारण किया, तो 1876 में धारण किया था। यह आपसे पूछ सकता है, जो रानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि कब धारण की, तो केसरी हिंद की उपाधि 1876 में धारण किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुल लोकसभा में 489 सीटों के लिए चुनाव आयोजित किए गए थे। यह सही है। चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष गोपाल गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो यह गणेश वासुदेव मावलंकर, यह भी पॉइंट आपको सही है, दोनों पॉइंट आपको सही है। जो प्रथम लोकसभा जो हुआ था, प्रथम आम चुनाव जो 51-52 हुआ, 401 निर्वाचित लोकसभा में से 479 सीटों के लिए आयोजित किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, लोकसभा अध्यक्ष, यह कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे चाचा नेहरू थे। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस और सभा, देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द का यूज इसने कर दिया, जिससे आपको मालूम होना चाहिए, जो आपको 11 अप्रैल 1936 को जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बना था, फिर इन लोगों का जो किसान लीडर थे उसको कांग्रेस से मोह भंग हो गया, इनको लगा कांग्रेस किसानों का कल्याण नहीं करेगा, फिर कांग्रेस शब्द को इन्होंने हटा दिया और इन्होंने अपना नाम क्या रखा, अखिल भारतीय किसान सभा रखा। यह पॉइंट सही है। इस सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुई, तो यह पॉइंट सही है। इस सभा में किसान घोषणा पत्र जारी किया गया, यह भी पॉइंट आपको सही है। यह आपको जो है इसमें घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। हम आपको बताएं, जो पहली बार जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बना, वो 11 अप्रैल 1936 को बना। इसी अखिल भारतीय किसान सभा का दिसंबर 1936 में फिर से फैजपुर में अधिवेशन होता। तो 1936 में ही 2 अधिवेशन होता, एक तो स्थापना अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ, और फिर दिसंबर में आपको अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, एनजी रंगा, और सचिव बनते हैं सहजानंद सरस्वती। लखनऊ में जो हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती, और सचिव कौन थे, तो सचिव था आपको एनजी रंगा। यहाँ पर पोजीशन रिवर्स हो जाता है, यहाँ पर कुर्सी बदल लिया जाता है। यहाँ पर जो आदमी बैठा हुआ था वो कहता है दोनों आदमी कुर्सी बदल लेते हैं, तो 1936 में कुर्सी बदल लिया गया। तो यहाँ पर सचिव बन गए सहजानंद सरस्वती और अध्यक्ष बन गए आपको एनजी रंगा। तो यह भी पॉइंट सही है। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया। 1937 में प्रांतीय चुनावों द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे, गलत। 1937 में भारत में 11 प्रांत में चुनाव होता है। 1937 में भारत में 11 प्रांत में चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस जो है 5 प्रांत में 50% से ज्यादा सीट प्राप्त करता है। कांग्रेस 5 प्रांत में 50% से ज्यादा सीट पर आता है, और कांग्रेस ने बहुत सारे जो एजेंडा था, कांग्रेस का एजेंडा उसमें वो माना था जो किसान की मांगों को हम पूरा करेंगे, मांग को पूरा नहीं किया, लेकिन चुनाव के वक्त जैसे हर पार्टी कहता है जो हम किसानों का कल्याण करेंगे, तो कांग्रेस ने भी बोला था हम किसान की मांग को पूरा करेंगे। तो यह पॉइंट आपको सही है, डी गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने किसान एजेंडे को शामिल किया था, इसमें दिया है नहीं किया था तो गलत है। इसी के दम पर तो 5 प्रांत में कांग्रेस को मेजोरिटी ऑफ सीट मिला था। उसके बाद कांग्रेस का जो है 28 महीनों का शासन होता है, फिर अक्टूबर नवंबर में यह आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यह जो कांग्रेस का जो शासन था वो खत्म हो जाता है, फिर कहानी अलग। इतना याद रखिएगा। इसमें से ए बी सी जो है सही है, डी गलत है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्य परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो 2 सितंबर 1946 को जो आप अंतरिम सरकार बनता है उसके उपाध्यक्ष कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे, और अध्यक्ष कौन थे, तो जो लॉर्ड वायसराय जो थे, लॉर्ड बेबल जो थे, लॉर्ड बेबल। यह किस डेट को भारत से जाता है, यह कमेंट करके आप दीजिएगा या जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। जो लॉर्ड वेबल भारत में कब तक रहता है और किस डेट को आपको लॉर्ड माउंटबेटन भारत में आता है, 46 में आता है, 47 में आता है, कब आता है, तो यह जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जिस डेट को लॉर्ड वेबल भारत से जाता है उसी डेट को जो है यह घोषणा होती है जो जून 1948 तक भारत से ब्रिटिशर्स चला जाएगा। लॉर्ड वेबल जिस दिन जाता है उसी दिन लॉर्ड माउंटबेटन का अपॉइंटमेंट होता है, और उसी दिन घोषणा होती है जो जून 1948 तक भारत से ब्रिटिशर्स चला जाएगा। ठीक है, तो यह है आपको जवाहरलाल नेहरू अंतरिम गवर्नमेंट के जो है उपाध्यक्ष होते हैं। 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिजर हयात खान के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ था, तो खिजर हयात खान के नेतृत्व में पंजाब में सरकार का गठन हुआ था। खिजर हयात खान का नेतृत्व में कहां पर हुआ था, पंजाब में। सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, साइंस, टेक, इकोनॉमी, पॉलिटी सबका कहां है। ठीक है पीके जी, आज ही ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा संस्कृति आईएएस से। ठीक है, आज जो है संस्कृति आईएएस का भी होगा, वो ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, आप पीके जी व्हाट्सएप पे तो बात कर नहीं रहे हैं, आपको हम कल बोले आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में खिजर हयात खान के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया था, तो पंजाब। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम कानून द्वारा की गई थी, तो यह हुआ था आपको चार्टर अधिनियम 1813। इसी में 1 लाख रुपया खर्च करने की बात हुआ था, और ईसाई को बोला गया था आप जाके वहां पर अंग्रेजी शिक्षा और लोगों को बताइए क्रिश्चियन धर्म क्या है, तो यहाँ पर है 1813, चार्टर अधिनियम 1813।
उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? तो यह है आपको कृष्ण जी गुप्ता। ठीक है, पीके जी डिलीट क्यों करते हैं मैसेज? तब हम आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे आगे से। अगर मैसेज लिख के डिलीट कर देते हैं तो आगे से हम आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, समझे ना? और हम लोग जो है सीरियली वॉच करें, कोई भी काम हम रैंडम नहीं करते हैं यहाँ। जैसे बाकी लोग कोई कुछ भी, अभी देखिए हमने एडुटेरिया का फर्स्ट किया, सेकंड किया, या थर्ड है, इसके बाद एडुटेरिया का फोर्थ करेंगे। समझ में आ रही बातें? तो जैसे कोई भी अगर टेस्ट पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं तो सीरियली करेंगे। ऐसा नहीं जो आज टेस्ट पेपर 1 किया, कल टेस्ट पेपर 4 करेंगे, कल टेस्ट पेपर 10 करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर एडुटेरिया का स्टार्ट किया है तो एडुटेरिया का जो सीक्वेंस वाइज है उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे हम, समझे ना? रैंडमली काम करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको अगर अच्छा लगे, और जो मैसेज करते हो मैसेज रहने दीजिए, डिलीट करने का क्या लॉजिक है? आपका जो भी फीडबैक है उसको हम देख रहे हैं। तो देखिए ये तीसरा टेस्ट पेपर है, कहाँ गया? ठीक है, तो कृष्ण जी गुप्ता, हाँ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे भारतीय कौन थे? तो दूसरे भारतीय जो है आपको कृष्ण जी गुप्ता थे, यह भी याद रखिएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, जिसे लोकप्रिय रूप से मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम से जाना जाता है, और इसमें ठीक है, इसमें 2 आदमी को, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी कृष्ण जी गुप्ता को आपको नियुक्त किया गया था इंग्लैंड में राज्य परिषद के। और यह आखिरी है क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम से। भारतीय सिविल सेवा के नव नियुक्त अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हेलीबेरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब हुई? हमने आपको बताया था, जो 1772 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कंसेप्ट आया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कंसेप्ट लाया गया था, किसके द्वारा? 1772 ईस्वी में वारन हेस्टिंग के द्वारा। फिर 1800 में एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया भारत में, विलियम यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। जो नहीं, जो आदमी आ रहा है उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ट्रेनिंग 1800 में स्टार्ट किया गया। उस 1800 में जो भारत में ट्रेनिंग होना शुरू हुआ, तो जो कंपनी का डायरेक्टर था उसका, जो नहीं, भारत में ट्रेनिंग नहीं देंगे, हम कहाँ पर ट्रेनिंग देंगे? आपको इंग्लैंड में ट्रेनिंग देंगे। तो इंग्लैंड में ट्रेनिंग की बातें हुई, तो यह कब हुआ? 1806 ईस्वी में वहाँ पे इंग्लैंड में आपको कॉलेज खोला गया, हेलीबेरी में, तो वहाँ पर खोला गया। तो देखिए सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रशासन के नए अधिकारी को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में कॉलेज, लेकिन 1846 में उसकी मान्यता रद्द कर दी गई। उसके स्थान पर इंग्लैंड के हेलीबेरी नामक स्थान पर नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण करने हेतु दिया गया। तो याद रखिएगा 1855 से पहले कोई एग्जाम नहीं होता था सिविल सर्विस का। 1855 से पहले याद रखिएगा एग्जाम नहीं होता था, जिसको भी डायरेक्टर से मन हुआ उसको अपॉइंट कर दिया जाता था। जो भाई अच्छा तुम डॉक्टर्स के चाचा हो, भतीजा हो, भगना हो, जाओ तुम भारत में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बनके काम करो। एग्जाम कब पहली बार होना शुरू हुआ, यह आप हमको बताइएगा। किसने कहा? जो नहीं, यह जो रिकमेंडेशन है इसको हटाइए, ओपन कंपटीशन से एग्जामिनेशन लीजिए, जिसके बाद सिविल सर्विस सबका आज एग्जाम हो रहा है। तो भारत में पहली बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए कब एग्जाम हुआ था, यह आप कमेंट करके बताइए। और किस कमेटी ने बोला था जो ओपन एग्जामिनेशन होना चाहिए? इस तरीके से ये 120 क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के जो 30 क्वेश्चन है, ये आपको करंट अफेयर्स है। तो देखते, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का निर्णय लिया है? तो फ्री मूवमेंट रेजिम जो है म्यांमार में खत्म करने का निर्णय लिया गया। याद रखिएगा, जो ये कहां पर लिया गया है, तो यह आपको म्यांमार में लिया गया, क्योंकि म्यांमार में हम देख रहे हैं जो मणिपुर बाउंड्री से बहुत ज्यादा कुकी मैती सबका झगड़ा हो रहा है, जिसके कारण बहुत लोग मर रहे हैं। तो म्यांमार वाला जो बाउंड्री है, जहां से माना जा रहा है जो लोग आके, विदेशी लोग आके मणिपुर में बहुत बदमाशी कर रहा है, तो मणिपुर में ये म्यांमार की बाउंड्री पर फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म किया गया। जैसे नेपाल, बिहार का नेपाल बिना वीजा और पासपोर्ट के चला जाता है, उसी म्यांमार में भी लोग चला जाता था, लेकिन यह नियम को भी खत्म कर दिया। नेपाल आप लोग भी जाएंगे बिना वीजा पासपोर्ट के, वहाँ भी फ्री रेजिम है, ठीक है। बिहार का आदमी चला ही जाता है नेपाल बिना किसी कागज पत्र के, ठीक है। अगला है, उसी तरीके से मणिपुर का आदमी चला जाता था म्यांमार बिना कागज पत्र के, लेकिन अब उसको खत्म कर दिया गया। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार कीजिए। जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन, ए.आर. रहमान। निम्न उपयुक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ग्रैमी अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है आपको गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन और ए.आर. ये है जाकिर हुसैन। ये याद रखिएगा, जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन, शंकर महादेवन को किया गया, ए.आर. रहमान को नहीं। इसका आंसर करेगा ऑप्शन बी। ग्रैमी अवार्ड 2024 से जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। उसके बाद हाल ही में हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का इस परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया? तो हाल ही में जो हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट का जो परीक्षण किया गया, यह किया गया आपको वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा किया गया, ठीक है। उसका नीतीश डिवाइस बहुत ही फेमस अभी हुआ है। इसमें क्या है, आम आदमी जो है, जो किसान है, मछुआरा है, एक घड़ी की तरह पेंडेंट पहनेगा, और इस पेंडेंट को पहनने से क्या होगा, अगर कोई बाढ़ आने का होगा, बिजली गिरने का होगा, तो उसको 30 मिनट पहले, आधे घंटे पहले जो है उसको एक अलार्म आ जाएगा। तो नीतीश का फुल फॉर्म क्या है? तो नोबल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमनिटी। तो ये याद है।
ये हर टेस्ट पेपर में यह मिल जाता है। नीतीश डिवाइस पथ का विस्तारित रूप क्या है? जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा। तो यह है नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो यह बिहार से संदर्भित है, इस साल का है। उसके बाद एम वेंकैया नायडू, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन और पद्मा सुब्रमण्यम में से भारत रत्न अवार्ड किसे सम्मानित नहीं किया गया? नहीं किया गया तो एम वेंकैया नायडू को नहीं किया गया। मोदी जी अगर रहेंगे और 15-20 साल तो हो सकता है एम वेंकैया नायडू को भी मिल जाए भारत रत्न, लेकिन अभी तो नहीं मिला। ये इनको, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे तो इनको नहीं मिला, और पद्मा सुब्रमण्यम को भी नहीं मिला। पीवी नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है। तो इस साल आपको जो दिया गया है भारत रत्न, हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जो है, और कौन कौन है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एम एस स्वामीनाथन को मिला है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो देखिए आपको ओरी हप्पा जो पशु खेल है, यह आपको कर्नाटक में होता है। उसका जो जलकट्टू जो है तमिलनाडु में सही है। झिरुआ यह गोवा में, कंबाला जो है आपको कहाँ पर, कंबाला पंजाब का नहीं है, यह भी साउथ इंडिया कर्नाटक का ही है। कंबाला जो है आपको कर्नाटक का पशु खेल है, या कहाँ पर, पंजाब का कंबाला नहीं है। तो यह याद रखिए, जलकट्टू तमिलनाडु, धिरियो जो है आपको गोवा का है, धिरियो पशु खेल, और होरी हप्पा जी कर्नाटक का। तो कर्नाटक का कंबाला और होरी हप्पा पशु खेल। उसका 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? इसका जो क्या गया है, बोचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। तो अक्षरधाम मंदिर जो है उसी लोग के द्वारा, बोचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा आपको संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा, यह 14 फरवरी को किया गया। किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो बोचन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा यह मंदिर बनाया गया। उसके बाद बिहार सरकार की 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? तो 3E मिशन जो बिहार सरकार में चल रहा है, यह ट्रैफिक कंट्रोल करने से संबंधित। 3E का क्या मतलब है? तो 3E का मतलब है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। पहला ई है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दूसरा है ट्रैफिक एजुकेशन, और तीसरा है ट्रैफिक इन्फोर्समेंट। तो यह याद रखिएगा, 3E मिशन के तहत जाइएगा सहरसा, दरभंगा, पटना, इतना ट्रैफिक जाम रहता है, आधा घंटा आदमी सब लाइन में खड़ा रहता है। पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समय बहुत ट्रैफिक भीड़ रहता है, तो वहां पर कोई कंट्रोलिंग उतना है नहीं। रेलवे ढाला के पास जाइएगा तो और आधा घंटा खड़ा रहना होगा। तो इसी सब के लिए आपको 3E मिशन के तहत ट्रैफिक कंडीशन को कम करने के लिए बिहार में स्टार्ट किया गया। पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दूसरा ट्रैफिक एजुकेशन और ट्रैफिक एनफोर्समेंट। तो जरूरत भी है बिहार में, रोड भी कम है, रोड भी चौड़ा नहीं है, तो ये सब बिहार में होना चाहिए। हाल ही में केंद्रीय पत्तन अबू धाबी में क्या हुआ है सर? अबू धाबी में एक आपको मंदिर बनाया गया, हिंदू मंदिर बनाया गया। देखिए 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात में पहली हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसका निर्माण की संस्था तो बोचनवासी अक्षर पुरुषोत्तम। ये तो सही है, 129 का सी। हाँ ठीक है, ट्रैफिक वाला सही है, ये सही है। हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में स्थित है? कालू घाट जो है आपको सारण में स्थित है, याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। 15 फरवरी को केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सारण के सोनपुर स्थित कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह एक इंपॉर्टेंट खबर है बिहार के लिए। तो सारण में स्टार्ट किया गया कालू घाट अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। स्वाति पोर्टल में स्वाति का विस्तार, पुनः विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है। तो यह पॉइंट सही है, स्वाति पोर्टल का जो है ये साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड इन्वेंशन है, तो यह सही है। भारत की यूपीआई सेवा श्रीलंका और मालदीव में भी शुरू की गई है। यह भी याद रखिएगा, भारत की यूपीआई सेवा जो है आपको श्रीलंका और मालदीव में भी शुरू की गई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। उसके बाद है नगोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है, यह गलत है। नगोया प्रोटोकॉल एक आपको बाइंडिंग एग्रीमेंट है। नगोया प्रोटोकॉल जो है आपको बाइंडिंग प्रोटोकॉल है। नगोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है, तो यह सही है। नगोया प्रोटोकॉल जो संसाधन, मान लीजिए भारत में कुछ संसाधन है, कोई रिसोर्स है, और उसका जो है टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया अमेरिका के द्वारा। तो कोई भी जो भारत का रिसोर्स था, भारत का जो ज्ञान था, उसको अगर यूज करके अमेरिका जो है कोई नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो नगोया प्रोटोकॉल ये बोलता है जो भारत को भी उस प्रोडक्ट का बेनिफिट होना चाहिए, अमेरिका को भारत से भी उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को शेयर करना चाहिए। जो पैसा मिलेगा उस प्रोडक्ट को बनाने से उसका बेनिफिट भारत को भी मिलना चाहिए। तो नगोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों का उचित बंटवारा सुनिश्चित करता है, यह पॉइंट सही है। भारत 11 मई 2011 को इसका अनुसमर्थन किया, रेटिफाइड किया। तो इसका जो है भारत जो है किस डेट को यह रेटिफिकेशन किया है? क्या पूछा शायद इतना अच्छा शुद्ध हिंदी हो जाता है ना, तो शुद्ध हिंदी जो है समझने में कभी कभी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको केवल 1 है। ठीक है, तो यह आपको 11 फरवरी को अनुसमर्थन नहीं किया गया है। यह कब किया गया? देखिए, यह हस्ताक्षर किया गया है आपको 11 मई को, और अक्टूबर 2012 को इसको रेटिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ठीक है क्या था आपको? 132 का ए। नगोया ये स्वेच्छाकारी नहीं है, ये बाइंडिंग। अगर आप इस प्रोटोकॉल को आप साइन करते हैं तो इसके नियम कानून को फॉलो करना आपके लिए बाइंडिंग है, वॉलंटरी नहीं है।
तो ठीक है। उसके बाद यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने के लक्ष्य की घोषणा की है। यह याद रखिएगा, यह 1900 जो है यह आपको 2040 तक नहीं है, यह कब है, यह आपको 2030 है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2030 तक 55% तक कम करने की कोशिश किया करेगा यूरोपीय संघ। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो यह सही है, जो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन में उसका थीम क्या था, एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो यह पॉइंट सही है, ये यहाँ पे दिया गया 2040। तो यूरोपीय संघ ने 2030 तक टारगेट लिया है जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करेंगे। तो सत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है यह आपको सत्य है और वह पहला गलत है। उसके बाद है डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता। तो डिब्रूगढ़ नहीं कर रहा, यह काम कौन कर रहा है, गुवाहाटी में होगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में पहला फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ये डिब्रूगढ़ नहीं है। भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में सीएमएस कॉप 2013 की मेजबानी की थी। तो यह पॉइंट सही है, भारत ने गांधीनगर गुजरात में सीएमएस कॉप 2013 की मेजबानी। आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट जो कन्वेंशन हो रहा है वो गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। याद रखिएगा, गांधीनगर गुजरात में आजकल बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन हो रहा है। तो भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में कॉप 13 की मेजबानी की थी। यह पॉइंट सही है। ये डिब्रूगढ़ में फ्यूचर स्किल्स का नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ था, तो 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में शिखर सम्मेलन हुआ था। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड आपको सही है। इसके बाद है पहला विधि आयोग का वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है। यह पॉइंट सही है, वर्तमान अध्यक्ष। पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। तो यह सही है, पहला विधि आयोग, पहला फर्स्ट लॉ कमीशन जो थे वो कौन था बना, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है आपको लॉ कमीशन के पहले मेंबर थे, पहला था। 1833 में लॉ मेंबर का अपॉइंटमेंट किया गया था और लॉर्ड मैकॉले आया था। तो पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। तो दोनों पॉइंट सही है, इसमें कुछ असत्य कौन सा है, तो कोई भी नहीं। उसके बाद है सुबिका पेंटिंग्स का संबंध नागालैंड के नागा समुदाय से है। तो सुबिका पेंटिंग का संबंध नागालैंड से नहीं है, सुबिका पेंटिंग से विलुप्त होने के कगार पर है। तो सुबिका पेंटिंग न्यूज में है, यह विलुप्त होने के कगार पर है। यह पॉइंट आपको सही है, यह आपको कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाल ही में सुबिका पेंटिंग यह जो है आपको मणिपुर के मैती समुदाय का है। याद रखिए, सुबिका पेंटिंग जो न्यूज में था, यह सुबिका पेंटिंग मणिपुर के मैती समुदाय में का है। मणिपुर में वैसे लोग ही विलुप्त होने वाला है। मणिपुर में ऐसा सिचुएशन हो गया वहां से आदमी ही गायब हो जाएगा, पेंटिंग तो गायब होगा ही। जहाँ आदमी ही सुरक्षित नहीं है वहां पेंटिंग कैसे सुरक्षित रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला है हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया। तो ग्रो रिपोर्ट आपको कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं किया गया। यह ग्रो रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया। इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने के आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, यह जो है आपको स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा, और इसके तहत जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक के द्वारा जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो आंसर क्या रहेगा, ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या मतलब होता है, ये आप लोग समझने का कोशिश करें। ठीक है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। इसके तहत किसानों को तालाब बनाने और जल प्रबंधन के लिए 50 से 70% तक का अनुदान दिया जाता है। यह जो है कृषि मुख्यमंत्री चौर डेवलपमेंट, तो यह पॉइंट सही है। यह योजना 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा और सिवान आदि जिले में लागू हुआ था। तो यह याद रखिएगा, बिहार में जो है मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास। तो बिहार में मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने पशु और मत्स्य विभाग द्वारा 2021-22 में मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का शुरुआत किया था, और यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दरभंगा और सिवान में लागू किया था, जिसे वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सघनता से लागू करने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना, मछली के उत्पादन इससे ज्यादा बढ़ेगा। तो यह आंसर करेगा ऑप्शन सी। के बाद है 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा है। तो यह गलत है। 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको किसको दिया गया है, गुलजार को तो दिया गया ही है। इसके साथ आपको रामभद्राचार्य जो संस्कृत विद्वान, जो एक जिनके पास आंख नहीं है, एक गुरु है रामभद्राचार्य, आप लोग यूट्यूब पर उनको देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा मोदी जी की प्रशंसा करते रहते, बोलते हैं मोदी हमारे दोस्त हैं। तो ये जो है संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य को भी दिया गया। तो गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, इनको आंख नहीं है लेकिन बहुत सारे किताब लिखे हैं और संस्कृत भाषा के विद्वान है। तो 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। जीएस कुरुप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। तो यह पॉइंट आपको सही है। जो जीएस कुरुप जो थे मलयालम भाषा के लेखक, उसे 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता मलयालम भाषा के लेखक जीएस कुरुप थे, और 58 में बाद जो ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। तो पहला पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें दिया केवल, दूसरा पॉइंट आपको सही है, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उसका निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो यह जो है आपको सिविल सर्वेंट है नरेंद्र कुमार यादव, इनका आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं प्रोफाइल, बहुत ही ज्यादा फिट रहते हैं। तो सही है, आप लोग भी सिविल सर्विस बन जाइए, फिर अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए। इस श्री यादव इस आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सिविल सेवक है। तो IRS इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो ये अच्छी बात है जो सिविल सर्वेंट को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। जनरली
एक्टर एक्ट्रेस सबको ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया जाता है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। तो यह याद रखिएगा, ब्राजील में नहीं हुआ, यह कहाँ पर हुआ है, यह दुबई में हुआ। दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में अग्रणी सेवाओं के लिए नौमा गॉवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। जैसे आजकल भारत में गांधीनगर में बहुत ज्यादा सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने लगा है, वैसे ही दुनिया में जो दुबई है वहां पर बहुत ज्यादा आजकल इंटरनेशनल कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंस होने लगा है। तो दुनिया में दुबई का नाम बहुत ज्यादा आजकल आप देखिएगा कॉन्फ्रेंस में, और भारत में गांधीनगर का। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो दुबई में हुआ, ब्राजील में नहीं हुआ। भारत में एक देखिए, ब्राजील में तो अभी एलन मस्क जाएगा भी नहीं, ब्राजील अच्छा जगह भी नहीं माना जाता है। भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सरकारी सेवाएं होती नौमा गॉवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह पॉइंट आपको सही है, गलत है, क्योंकि ब्राजील नाम दिया गया, दुबई होना चाहिए। तो असत्य कौन सा है, ऑप्शन ए। उसके बाद है, सारण में गंडक नदी पर घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो सारण में गंडक नदी पर नहीं किया गया है, यह आपको याद रखिएगा, यह बिहार का है क्वेश्चन। यह कहां पर है, तो बेतिया में। बेतिया में गंडक नदी पर यह आपको घड़ियाल और कछुए के लिए यह पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य हेतु अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा। तो जो अमेरिका का लॉस एंजल्स चिड़ियाघर है, यह आपको मदद करेगा। बेतिया में गंडक नदी पर आपको पहला प्रजनन केंद्र कछुआ का बनेगा। तो इसके लिए देखिए, सारण दिया गया वो गलत है। बेतिया में गंडक नदी में घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर की मदद करेगा। ठीक है। उसके डॉक्टर हेज जी जिगोबा का निधन हुआ, वो संबंधित है। तो डॉक्टर हेज जी जिगोबा जो थे, ये आपको नामीबिया के राष्ट्रपति थे, तो जिनका निधन हुआ है। हाल ही में नामीबिया गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी जिगोबा का निधन हुआ है। राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी जिगोबा भारत के समर्थक थे और भारत के प्रोजेक्ट चीता में उनका अहम योगदान है। तो डॉक्टर हेज जी जिगोबा का निधन जो हुआ, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर नामीबिया के थे। ये नामीबिया के प्रेसिडेंट थे। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का के अध्ययन हेतु पेस उपग्रह का लॉन्च किया गया। पेस का पूर्ण विस्तार जो है प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम है। तो यह आपको सही है, दोनों याद रखिएगा। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन हेतु पेस उपग्रह का लॉन्च किया गया है, और पेस का आपका है प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन इकोसिस्टम। तो यह पॉइंट दोनों से इसका आंसर करेगा सी। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। मिलन नौसैनिक अभ्यास का जो है विशाखापत्तनम में किया गया, याद रखिएगा, यह बालासोर में नहीं किया गया। इस अभ्यास का थीम सुरक्षित समुद्र भविष्य के लिए नौसेना का गठन। तो यह आपको सही है। इस अभ्यास का थीम क्या है, आपको सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना का गठबंधन। तो यह सही है। लोकेशन विशाखापत्तनम में है, आपको बालासोर में नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ई जागृति पोर्टल संबंधित है। ई जागृति पोर्टल जो है ग्राहक के लिए है, जो पहले था ना जागो ग्राहक जागो, उसी तहत है ई जागृति पोर्टल। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। यह चुनाव जागरूकता से संबंध, चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है। यह विद्यार्थी के नवाचार संबंधी पोर्टल है, गलत है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है, याद रखिएगा। यह जागो ग्राहक जागो वाला पोर्टल बनाया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यह गलत है। यह उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है, जागृति पोर्टल। तो पहले था जागो ग्राहक जागो, उसी से है जागृति। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के सचिव ने स्वीकार किया कि ई जागृति पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण से उपभोक्ता अदालतों में लंबित मामले की संख्या कम करने में मदद मिलेगी। ई जागृति पोर्टल में अब आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं, जो क्या कंप्लेन का हुआ नहीं हुआ। उसके बाद 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे, तो 10वां जो गुजरात शिखर सम्मेलन हुआ, वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो यूएई के राष्ट्रपति। याद रखिएगा, वर्तमान स्थिति भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान यूएई की यात्रा 8वें महीने में तीसरी यात्रा होगी। 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति भारत आए थे। तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि यूएई के राष्ट्रपति। ठीक है। थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। तो थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आपको तमिलनाडु में, याद रखिएगा। थान थाई कहां पर है, तो हाल ही में थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया, तमिलनाडु का 18वां। यह अभी हाल ही में हुआ, तो यह कहां पर हुआ, तो तमिलनाडु, ऑप्शन बी। उसके बाद श्री राम सिंह जी का संबंध कहां था, तो श्री राम सिंह जी जो है, यह कूका आंदोलन या नामधारी। देखिए, पंजाब में 1840 के बाद पंजाब के में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सिख धर्म में जो बुराई फैल गई थी, सिख धर्म में जो सिख धर्म को जो दबाया जा रहा था, सिख का जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था 1840 के बाद। 1840 के बाद क्यों, 1839 में रणजीत सिंह मर गए थे। तो रणजीत सिंह जब मर गया, तो 1839 के बाद दो एंग्लो सिख वार होता है, और दो एंग्लो सिख वार के बाद क्या होता है, आपको दो एंग्लो सिख वार के बाद ब्रिटिश जो है सिख को अपने जो पंजाब का इलाका था उसको मिला लेता है अपने में। उसके बाद जो पंजाब में जो एक्सप्लॉइटेशन होता है, पंजाब की सोसाइटी में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसको दूर करने के लिए वहां पर कुका आंदोलन होता है। कुका आंदोलन होता है पंजाब में। इस कुका आंदोलन को ही नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। कुका आंदोलन को नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। इसकी अलग परंपरा होती है, लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताएंगे नामधारी किस तरीके से अलग था। तो यही कुका आंदोलन को कुकी आंदोलन से अलग कीजिएगा। कुका आंदोलन पंजाब का था, कुकी आपको मणिपुर का था। कुका और कुकी में कंफ्यूज नहीं करना। कुकी आंदोलन मणिपुर का 1917 का आंदोलन है, कुका आंदोलन पंजाब का आंदोलन है। तो श्री राम सिंह जी जो है, कुका आंदोलन जिसको हम लोग नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, से उनका राम सिंह जी का संबंध था। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा।
इनको कुका क्यों कहते थे? ये लोग जो गुरु ग्रंथ साहब को बहुत जोर से पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे जैसे लगता था कोयल की आवाज में पढ़ा जा रहा। तो इसी तरीके से जोर से पढ़ने के कारण इनको कुका आंदोलन बोला जाता था। ये लोग बेसिकली नामधारी संप्रदाय से थे, ठीक है। ये श्री राम सिंह जी का तो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने फरवरी 2024 में श्री सतगुरु राम सिंह जी की 2वीं शताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का एक स्मारक सिक्का, 10 रुपये का एक मुद्रा जारी किया। तो ये कुका आंदोलन, श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन से था, वे नामधारी संप्रदाय से प्रभावित थे। आप लोग पढ़ लीजिएगा जो कुकी आंदोलन मणिपुर में क्यों हुआ था, कब हुआ था, तब आपको कुका कुकी में अंतर समझ में आएगा। जैसे कोल आंदोलन और कोली आंदोलन में क्या अंतर है, ये भी समझ लीजिएगा। किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो आपको चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में गुप्तेश्वर वन जो है उड़ीसा को दिया गया। तो उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। तो यह याद रखिएगा। इस तरीके से जो आपको एडुटेरिया का तीसरा टेस्ट पेपर था, ये हम लोग यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। आप सभी लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप सब लोग लाइक करते हैं उन लोगों को विशेष धन्यवाद। और आप लोग जरूर इस वीडियो को अभी देखें या बाद में देखें, जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी हो आप हमसे व्हाट्सएप पर बात करें। व्हाट्सएप पर हम आपसे शांति से, प्रेम से बात करेंगे। वहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा समय रहता है बात करने के लिए, और यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे बहुत सारी बातों को। यहाँ पर जल्दी जल्दी डिस्कशन करना रहता है। तो आपको अगर कोई ज्यादा कुछ क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो चैट बॉक्स में है, ये आपको बेसिकली आप आंसर दीजिए, क्वेश्चन आंसर दीजिए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में। देखने के लिए धन्यवाद।